जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 31 है। 1 से लेके 30 तक जितना भी वीडियोस हम लोग का बना है, मतलब डे 1 से डे 30 तक, तो डे 1 से डे 22 तक हम लोग सारा बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो मैथ का हो, अकाउंट्स का हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हो या फिर मैनेजमेंट का हो। बहुत सारा चैप्टर वहाँ पे क्लियर करवाया हूँ, जाके वहाँ पे चेकआउट आप लोग कर लो अगर कोई भी चीज़ में डाउट रहा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लोग करते हो तो उसका बेसिक्स आप लोग को नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से वहाँ पर डाउट निकल के आता है। तो आप लोग 1 से लेके 22 तक पूरा का पूरा बेसिक्स कर लो। उसके बाद डे 23 से कंटिन्यूसली हम लोग बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, जैसे आज हम लोग करेंगे डे 22 का, ठीक है, सॉरी हमारा 2022 का हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन गिर रहा है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में गिरने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का 2022 में क्या क्या चीज़ें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और लॉन्ग टाइप जो है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो उससे पहले अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, खास करके ये 50 डे 90% चैलेंज, ताकि उन लोग इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2022 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया गया है पॉइंट ए, द इंडस्ट्री टू विच प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस होके एक फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो हमारा टीवी इंडस्ट्री क्या प्रोसेस कॉस्टिंग में आ सकता है। उसके बाद ऑयल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी नहीं आएगा, टीवी इंडस्ट्री एग्जैक्टली असेंबल होता है तो जिसके वजह से वो भी नहीं आएगा। तो हमारा बच गया क्या, ऑयल मिल। तो ऑयल मिल हमारा आंसर है, ठीक है। टीवी इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या, वो असेंबल होता है, मतलब स्क्रीन कहीं पे और बनता है, चिपसेट कहीं पे और बनता है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली हम लोग कहीं और से इकट्ठा करके एक कंप्लीट टीवी बनाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट बी, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट किस ओवरहेड में आता है, सिंपल सा चीज़ है, ऑब्वियसली ऑफिस ओवरहेड में आएगा। तो पॉइंट 2 है हमारा आंसर, ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ऊपर जो हमारा डेप्रीशिएशन लगता है वो कौन सा कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट होता है, 10%, 5% जो भी रहता है। डेप्रीशिएशन हम लोग वैसे ही निकालते हैं ना। क्लियर हो गया। तो हमारा पॉइंट 1 हो गया आंसर, फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद पॉइंट डी में बताया गया है कैरेज आउटवर्ड इज। तो कैरेज आउटवर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट है, ऑफिस कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, जब हम लोग अपना फैक्ट्री से सामान सेल करने के लिए जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। क्लियर हो गया। तो आंसर नंबर 4 है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ई में देखो क्या बताया गया था, इंडस्ट्री टू विच जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। देखो जॉब कॉस्टिंग हमें किस में मिलता है, जहाँ पे हमें जॉब प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ब्रिक इंडस्ट्री में नहीं होगा, फ्लोर मिल में नहीं होगा, प्रिंटिंग प्रेस, एग्जैक्टली प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग को जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। क्लियर हो गया। एफ में क्या बताया गया है, जनरल मैनेजर सैलरी इज। तो जनरल मैनेजर सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जनरल मैनेजर का जो सैलरी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हुआ इसका आंसर। जी में देखो क्या बताया गया, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसको मतलब जो एक्सपेंसेस हम लोग का हमेशा फिक्स्ड नहीं होता। आज 2 लाख हुआ तो कल 5 लाख होगा, परसों 1 लाख होगा, वैसे इसको बोलते हैं हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ में, देखो अभी डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है इसका आंसर। आगे देखते हैं, वर्क मैनेजर सैलरी बोला है क्या, देखो वर्क मैनेजर सैलरी हम लोग का एग्जैक्टली फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग नहीं है, डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग नहीं है, तो हमारा आंसर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। क्लियर। उसके बाद एच में बताया गया फैक्ट्री रेंट इज। फैक्ट्री रेंट क्या है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वर्क ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑब्वियसली वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री दे चाहे वर्क दे, दोनों सेम है, याद रखना है। क्लियर। उसके बाद आई में देखो क्या बताया गया, द इंडस्ट्री टू विच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस में एप्लीकेबल है, शुगर मिल में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं। प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ऑयल मिल नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, बचा क्या,
बचा हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसके बाद आता है हमारा जे, सैलरी टू द ड्राइवर ऑफ डिलीवरी वैन। अभी हम लोग को देखना है डिलीवरी वैन का ड्राइवर का सैलरी किस में आता है, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। सिंपल सा बात है, सेलिंग में तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ डिलीवरी वैन का ड्राइवर का बात हो रहा है, तो सेलिंग ओवरहेड नहीं होगा पहला। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि हम लोग का डिलीवरी वैन जो होता है वो हम लोग सेल करने के लिए, जब डिलीवर करने के लिए जाते हैं तब उसका सैलरी का बात यहाँ पे हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा हुआ। के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, नहीं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हम लोग का वर्क कॉस्ट आता है या फिर फैक्ट्री कॉस्ट आता, तो पॉइंट 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एग्जैक्टली फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट प्लस हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग का आता है एल, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, अभी तो बताया कि हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल हमारा फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। रिपेयर ऑफ मशीनरी ये भी वेरिएबल है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इज। अब वेयर हाउसिंग का कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है। देखो मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड उसमें आता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस, सेलिंग मतलब हम लोग सेल के लिए जो हम लोग शोरूम वगैरह रखे या फिर कोई शॉप है, लेकिन वेयर हाउसिंग क्या होता है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट हम लोग का आंसर है एम में। एन, एन हमारा क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन विच इज ए डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, सबसे पहला रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है, ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। डायरेक्ट में तो हमारा 3 ही चीज़ आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद दिया गया कैरेज इनवर्ट, देखो ये हो सकता है, रीज़न क्या है, कैरेज इनवर्ट जो है वो परचेज में ऐड होता है। याद है हम लोग करवाए थे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज जो है ये हमारा कैरेज इनवर्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, कैरेज इनवर्ट। क्लियर। ओ में देखो क्या बोला गया, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, दे आर 2 टाइप का कॉस्टिंग कौन कौन सा, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। देखो जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग हमारा यहाँ पे 2 टाइप का कॉस्टिंग नहीं है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग तो है और प्रोसेस कॉस्टिंग भी हमारा कॉस्टिंग मेथड में आता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा 2 मेथड मतलब 2 कॉस्टिंग क्या हो गया, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, तो पॉइंट 2 है हमारा आंसर। उसके बाद देखो क्या बताया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए मैथड ऑफ कॉस्टिंग। मैथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या हम लोग का मैथड है क्या, एग्जैक्टली है, लेकिन यहाँ पे नहीं है बोल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जैक्टली टेक्निक है कॉस्टिंग का, वो मेथड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर पे जो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। क्यों में देखो क्या बताया गया, वेजेस ऑफ कारपेंटर इन फर्नीचर मैन्युफैक्चर शॉप। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, वहाँ का कारपेंटर जो है वो डायरेक्ट लेबर हुआ कि नहीं, तो इसीलिए बताया जा रहा है। देखो ऐसे हम लोग कारपेंटर को अगर दे रहे हैं पैसा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर का ही शॉप है और उसी का कारपेंटर है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। तो वेजेस ऑफ ए कारपेंटर इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग शॉप, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, तो मतलब डायरेक्ट वेजेस है हमारा आंसर, पॉइंट 1। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्यू के बाद दिया गया आर। आर में क्या बोला गया है, एन इंडस्ट्री फॉर विच मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल। अब सिंपल सा बात है, मल्टीपल कॉस्टिंग किस में लगता है, एयरक्राफ्ट, एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट में लग सकता है। देखो बाकी सब में भी हम लोग देखते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग लगेगा क्या, नहीं। वॉशिंग मशीन में देखो नहीं लगता, क्यों, वो असेंबल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं लगता, गारमेंट्स में भी नहीं लगता, ये सब सिंगल है, समझ में। मल्टीपल कॉस्टिंग एयरक्राफ्ट में ज़रूर लगता है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्योंकि देखो सर्विस है, आप एरोप्लेन में देखो जब भी एयरक्राफ्ट जब बनता है उसमें देखो बहुत अलग अलग कॉस्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए अलग होता है, सर्विस के लिए अलग होता है, आपका बहुत सारा कॉस्टिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी
एक टाइप का कॉस्टिंग यूज़ नहीं कर सकते एयरक्राफ्ट के लिए। एस में देखो क्या बताया गया, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो तीनों को मिला के क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के हमारा आता क्या, प्राइम कॉस्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो 4th नंबर पे दिया गया है प्राइम कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल इज द सम ऑफ टोटल ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ सेल हमारा क्या आता है, सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। तो हमारा इस तरीका से आता है। देखते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये होगा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब 3rd नंबर पे है हमारा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बताया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है, एस्टिमेट फिगर, एक्चुअल फिगर, हिस्टोरिकल फिगर एंड प्रोजेक्टेड फिगर। लास्ट क्लास में बताया था कि ये एस्टिमेटेड फिगर है, ये एग्जैक्टली हमारा डेटा नहीं होता, ये हमारा एक जैसे स्टैंडर्ड है, बजट है, ये सब एस्टिमेटेड के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ना कि एक फुल फिगर देते हैं। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यहाँ पे 2 चीज़ें बताया गया है, यहाँ पे एक्चुअल फिगर तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एस्टिमेटेड फिगर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, एस्टिमेटेड फिगर। क्लियर। उसके बाद पॉइंट बी में हमारा बोला गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि टू असरटेन द कॉस्ट, कॉस्ट को असरटेन करना या फिर एनालाइज करना। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया आंसर। देखो, एसेट इन द फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं, एसेट इन द फाइनेंशियल पोजीशन ये तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। एसेट इन द ऑपरेशन रिजल्ट, बिल्कुल नहीं। डिक्लेयर डिविडेंड, नहीं। तो ये सब चीज़ जो ऊपर जो दिया गया वो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बात है। तो यहाँ पे 4th जो नंबर है, एसेटेन, एनालाइज एंड कॉस्ट कंट्रोल, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया। पॉइंट सी में देखो हमारा क्या बोला गया, परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय। परचेज ऑर्डर कौन प्रिपेयर करता है, सिंपल सा बात है यहाँ पे कि परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट ही करता है, और तो कोई कर नहीं सकता। तो हमारा आंसर देखो कि हमारा 3rd नंबर पे दिया गया है परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हमारा नहीं करता, स्टोर कीपर नहीं करता और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं करता। तो 2 का डी में दिया गया है, ए प्रिंटेड फॉर्म यूज्ड बाय स्टोर कीपर टू मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज नोन एज। देखो परचेज मटेरियल का रिक्वेस्ट कौन देता है, परचेज रिक्वेशन से हम लोग को मिलता है। देखो सिंपल सा चीज़ है, जब भी हमारा एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को जब मटेरियल दरकार होता है ना, तो विदाउट रिक्वेशन, मतलब परचेज डिपार्टमेंट का विदाउट रिक्वेशन मटेरियल एग्जैक्टली स्टोर से कभी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं आता, तो उसके लिए रिक्वेशन दरकार है। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, परचेज रिक्वेशन। तो परचेज रिक्वेशन देखो हमारा 2nd नंबर पे दिया गया है। उसके बाद आता है ई में देखो क्या बोल रहा है, गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। गुड्स रिसीव्ड नोट कौन करता है, तो गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो गुड्स रिसीव्ड GRN नंबर जो हम लोग लिफो फिफो में लिखते थे, ये हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट करता है, गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो पॉइंट 3rd में दिया गया इसका आंसर एफ में क्या बोला गया, मटेरियल विच फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज। देखो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट होगा, मैं पहले ही बताया था कि एक जब प्रोडक्ट जब बन के तैयार हो जाता है ना, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें आइडेंटिफाई हो जाना, तो ये क्या है, इसमें सारा मटेरियल आइडेंटिफाई हो रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में यही बताया गया, मटेरियल विच फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही वो दिख जाता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर देखो 2nd में दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल। जी में देखो क्या बोला गया है, मटेरियल कंट्रोल इज एसोसिएटेड विथ इट्स परचेज स्टोर एंड डैश। ऑब्वियसली क्या होगा, 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल किस किस चीज़ को लेके बना है, परचेज, स्टोर एंड इशू। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है। तो 2 चीज़ें दिया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इशू। इशू हमारा कितना, इशू हमारा 2nd नंबर पे दिया गया है, तो हमारा आंसर हो गया इशू। एच में देखो क्या बताया गया,
मोस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल कैन बी प्रिवेंटेड इफ प्रॉपर स्टेप कैन बी टेकन इन कनेक्टेड। देखो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा जो हमारा वेस्टेज जो होता है मटेरियल का उसको प्रिवेंट हम लोग कैसे किया जाता है, इफ़ प्रॉपर स्टेप कैन बी टेकन इन द कनेक्टिंग विथ। तो हम लोग कौन सा स्टेप ले तो हमारा वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। क्या अकाउंटिंग से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। देखो हमारा मटेरियल आ रहा है और फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है और बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो क्या अकाउंटिंग से इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या। अकाउंटिंग हो चाहे ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल अगर वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट होगा ही। अकाउंट बनाने से क्या मटेरियल वेस्टेज क्या कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहला वाला तो आंसर हो नहीं सकता। इंस्पेक्शन, अगर इंस्पेक्शन करने से क्या हमारा मटेरियल कंट्रोल कम हो जाएगा क्या, सिंपल सा बात है। तो मटेरियल कंट्रोल हम लोग को अगर करना है, उसको प्रिवेंट अगर करना है तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा। देखो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या दिया गया, इशूइंग, ढंग से इशू करो। सिर्फ और सिर्फ परचेज मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट जब उन लोग इशू करने के लिए बताया जा रहा है ना तभी इशू करो, अदरवाइज मत करो, नहीं तो हम लोग का प्रोडक्शन होगा और वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा इशूइंग। क्लियर हो गया। आई, द अमाउंट ऑफ वेजेस ए वर्कर विल गेट व्हेन वर्क 8 आवर पर डे फॉर ए वीक ऑफ 5 days ऑफ 8 आवर। सिंपल सा चीज़ है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, देखते हैं। एक वर्कर जो है उसको 8 घंटा एक दिन में काम करने के लिए बोल रहा है और एक वीक में कितना घंटा है, एक वीक में 5 दिन है, तो 8 घंटा वो काम कर रहा है इंटू 5 दिन वो काम कर रहा है और उसको 1 घंटा का कितना मिल रहा है, 1 घंटा का मिल रहा है हमारा 8 रुपये। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 40 32, तो 320 रुपये हमारा आंसर होगा। देखो थर्ड नंबर पे दिया गया 320 रुपये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 320। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर इज नॉन। सिंपल से यहाँ पे चीज़ है कि मतलब एक वर्कर का आने का जाने का रिकॉर्ड हम लोग किससे रखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट पे दिया गया टाइम कीपिंग, ठीक है, ना कि टाइम बुकिंग। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज है टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में, ठीक है। अभी समझाएंगे शॉर्ट टाइप में कि टाइम बुकिंग एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर। उसके बाद पॉइंट के में देखो हमारा क्या बताया गया, द एक्स्ट्रा टाइम वर्क बाय द वर्कर ओवर एंड अबव द नॉर्मल वर्किंग आवर। देखो 8 घंटा का टाइमिंग है काम करने का या फिर 9 घंटा का दिया गया, उससे अगर ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ओवर टाइम बोलते हैं। हाँ, ओवर टाइम अगर हम लोग टाइम बचाते तो इंसेंटिव हम लोग को मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पूछा गया, उस टाइम को क्या बोलते हैं। तो अगर हम 8 घंटा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा टाइम को हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा ओवर टाइम। एल में देखो क्या बताया गया है, द वर्कर हु आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द फैक्ट्री बट आर इंगेज्ड टू मीट द एक्स्ट्रा लोड इन द फैक्ट्री आर नॉन एज। सिंपल सा चीज़ है। देखो हम लोग को जो रेगुलर वर्कर है ना उसको तो हम लोग अपना काम करवाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ वर्कर लेके आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली फैक्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ काम के लिए उन लोग को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, वर्कर हु आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द फैक्ट्री। वो पेरोल में नहीं है लेकिन बाहर से हम लोग लेके आए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैजुअल वर्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला दिया गया है कैजुअल वर्कर। एम, होलसेल प्रीमियम प्लान इज एन इंसेंटिव प्लान बेस्ड ऑन। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, होलसेल प्रीमियम प्लान जो है वो किस लिए होता है, इंसेंटिव आपको किस लिए मिलेगा। इंसेंटिव आप ज़्यादा काम कर रहे हैं इसलिए मिलेगा क्या, नहीं, आप टाइम सेव कर रहे हैं बोल के आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा टाइम सेव्ड होगा। तो देखते हैं हमारा क्या दिया गया आंसर। देखो हाँ, पॉइंट 2 में टाइम दिया गया है, सिर्फ टाइम सेव्ड नहीं, टाइम दिया गया है, एग्जैक्टली आंसर टाइम सेव्ड होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद एन में देखो हमारा क्या बोला गया, व्हेन टाइम सेव्ड बाय ए वर्कर इज इक्वल टू द 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम बोनस अंडर होलसेल प्रीमियम प्लान। सिंपल से यहाँ पे एक ठो देखो बात, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा HPP में मतलब होलसेल प्रीमियम प्लान में हमारा क्या होता है, T/R प्लस यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बाय डिफॉल्ट 50% है कि नहीं, तो S माइनस T/R ये है हमारा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 50% अगर टाइम सेव अगर कर लेता है, व्हेन टाइम सेव बाय द वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो
तो स्टैंडर्ड टाइम का अगर 50% वो सेव कर लेता है तो बोनस जो है होलसेल प्रीमियम प्लान का वो कितना होगा। देखो यहाँ पे 50% है कि नहीं, तो 50% नहीं भी करता तो भी इतना ही मिलता, मतलब इज इक्वल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि वो 50 कर रहा है। क्लियर हो गया। अगर 30 होता तो अलग होता, 40 होता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पे 50 ही किया तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल। देखो यहाँ पे फर्स्ट में आंसर दिया गया सेम। क्लियर। टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर होलसेल प्लान इज इक्वल टू, अब होलसेल प्लान में हमारा क्या चीजें बताया गया, देखो टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर होलसेल प्लान, तो यहाँ पे नॉर्मल वेजेस हो सकता है क्या, नॉर्मल वेजेस तो हम लोग का T/R है, तो होलसेल प्रीमियम प्लान में हम लोग क्या है, ये है कि नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल वेजेस तो नहीं हो सकता। इसके बाद बोनस अंडर द होलसेल प्लान, बोनस सिर्फ कहाँ से है, देखो ये जो 50% है ना, यहाँ से लेके बोनस है, तो क्या होलसेल प्रीमियम प्लान में सिर्फ बोनस मिल रहा है क्या, नहीं, ये तो हमारा नॉर्मल वेजेस है कि नहीं, तो पहला वाला ना वेजेस होगा, पहला वाला ना ही वेजेस होगा ना ही बोनस होगा, सिंपल सी बात है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ये नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, हाँ हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। क्लियर हो गया। उसके बाद पी में देखो क्या बोला गया, पी में बोला गया है इफ ए वर्कर कैन नॉट सेव 50% और मोर देन 50% ऑफ टाइम सेव द मोर बेनिफिशियल प्लान इज, अब देखो 50% से कम या 50% से ज़्यादा का यहाँ पे बात किया गया है, जो 50% सेव नहीं कर रहा है या 50% से वो ज़्यादा, मोर देन 50%, तो कौन सा मेथड सुटेबल है। अगर 50% से ज़्यादा अगर कर ले रहा है तो यहाँ पे हम लोग का HPP नहीं होगा, या 50% से कम कर रहा है तो HPP नहीं होगा, क्या होगा, RPP, मतलब रोअन प्रीमियम प्लान। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, रोअन प्रीमियम प्लान। उसके बाद आता क्यू, देखो क्यू में क्या बोला गया, द स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम ऑफ ए वर्कर आर 8 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली, द आवरली रेट इज 10 पर आवर, द डिफरेंस, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना बोला गया, एस हमारा बोला गया है 8 आवर, टी हमारा कितना, टी हमारा है 6 आवर। क्लियर। उसके बाद देखो रेट कितना बोला गया है, रेट दिया गया है 10 आवर, 10 रुपीज़ पर आवर, है कि नहीं। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ बोनस अंडर, देखो सिर्फ बोनस बोला है, याद रहे आप लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना, बोनस बोला गया, बोनस मतलब यहाँ से, तो HPP जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, 50% मतलब 1/2, 50/100 इंटू S माइनस टी मतलब 8 - 6 इंटू R हमारा क्या है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10, तो हमारा हो गया 10। अब RPP का फॉर्मूला क्या है, RPP का फॉर्मूला है बोनस का, टोटल फॉर्मूला तो T इंटू R प्लस S माइनस टी बाई S इंटू टी इंटू R, ये है हमारा बोनस। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, S माइनस टी मतलब S क्या है हमारा 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इंटू T इंटू R, T इंटू R हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 10। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 2/8 इंटू 60 ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 4 यहाँ से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है, ये 15 है ये 10 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस मतलब माइनस, है ना। तो आंसर हमारा कितना हो गया, पॉइंट 1 में देखो दिया गया है 5। बिन कार्ड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन, देखो बिन कार्ड जो होता है वो कितना कॉपी में होता है, 2 कॉपी में, याद रखना इस चीज़ को, 2 कॉपी में। परचेज रिक्वेशन इज प्रिपेयर्ड इन, देखो परचेज रिक्वेशन जो होता है ना वो यूजुअली 3 कॉपी से लेके 5 कॉपी तक होता है। तो यहाँ पे आंसर जो दिया गया एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन जो है 5 कॉपी भी है 3 कॉपी भी है, तो जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खराब दिया गया है, ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग 3 कॉपी भी लिख सकते हो, 5 कॉपी भी लिख सकते हो, ये दोनों हम लोग का आंसर, वो एग्जैक्टली 3 और 5 जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में डिपेंड करता है किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा 3 भी आंसर है, 5 भी आंसर है। अब आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, 3 लिख दो या 5 लिख दो, दोनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला गया है। क्लियर। उसके बाद टी, कॉस्ट सेंटर आर डिवाइडेड इनटू, कॉस्ट सेंटर तो हमारा 5 टाइप का है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा
40 का 40 MCQ अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग इसके बाद वाला डे में हम लोग ये देखेंगे कि शॉर्ट टाइप हमारा कैसे होगा, 2 मार्क वाला, 3 मार्क वाला, लॉन्ग टाइप का तो हमारा सीरीज़ आने वाला, आप लोगों ने लॉन्ग टाइप वहाँ पे हम लोग बता देंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इस सीरीज़ पे, तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड